वेलकम टू अकेडमी जी स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग डेटा। आज की वीडियो में हम लोग बिग डेटा के बारे में काफी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और जिन टॉपिक पे हमने बात करनी है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा के ऊपर। डेटा क्या चीज है? अच्छा, डेटा के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि academy-teacher.com की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एक स्लाइड के अंदर इसको आपको क्विक रिव्यू प्रोवाइड करूंगा। अदरवाइज हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है। बिग डेटा क्या है, बिग डेटा के सोर्सेस क्या है, बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिग डेटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं, बिग डेटा के यूजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। फिर हम आखिर में बात करेंगे डेटा एनालिसिस के ऊपर, डेटा साइंसिस के ऊपर और डेटा साइंस के स्कोप के ऊपर। इन तमाम टॉपिक्स पे इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जल्दी से बात करेंगे डेटा के ऊपर। देखो, डेटा को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको डेटा समझ में आ जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने कोई बिल्डिंग किराए पे लेनी है, आप अपने दोस्त को भेजते हो कि भाई जाके उस बिल्डिंग को जरा देख कर आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं, तुम देख कर आ जाओ। आपका दोस्त गया, उसने वहां पे कॉपी निकाली, सही है, उस बिल्डिंग को देखा, कुछ बातें नोट कर ली अपने पास, फिर उसको जरूरत फील हुई, उसने कुछ पिक्चर भी ले ली वहां पे मोबाइल से, कुछ वीडियो भी बना ली अपने मोबाइल से, फिर आके आपके सामने बैठ गया। सामने बैठने के बाद उसने आपको पिक्चर भी दिखाई, उसने आपको वीडियो भी दिखाई, और जो वहां पे देख के उसने राइटिंग की थी वो भी आपको बताया, और जो बातें उसने अपने मुंह से करनी थी वो भी आपको बताई। तो आपने पिक्चर फॉर्मेट में उससे डेटा लिया, आपने वीडियो फॉर्मेट में उससे डेटा लिया, आपने राइटिंग फॉर्मेट में उससे डेटा लिया, आपने वर्बल यानी साउंड की फॉर्मेट में उससे डेटा लिया। ये सारा का सारा डेटा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है उस शख्स की। उस बंदे को नहीं पता था कि आपने उसे करना क्या है, उसने बस सिर्फ आके आपको बता दिया। उस डेटा को आपने लिया, लेने के बाद अपने दिमाग में प्रोसेस किया, और आपको दिमाग को पता था कि यार आप ये बिल्डिंग क्यों लेने जा रहे हो। आपका प्लान था क्या, वहां पे आपने वहां पे कोई कॉलेज खोलना है या कोई ऑफिस खोलना है या वहां पे रिहाइश करनी है। जब आपने उससे डेटा लिया ना, डेटा लेने के बाद अपने दिमाग में रखा कि यार वो बिल्डिंग मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। यार उस बिल्डिंग के अंदर इतने कमरे हैं, मेरे दोस्त ने आके बताया इतने कमरे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे इतने हैं, फर्स्ट फ्लोर पे इतने हैं, रास्ता यहाँ से जाता है, वो मेरे काम के लिए सूटेबल है या नहीं है। आपके दिमाग ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपने डिसीजन ले लिया। सही है, दैट इज द इंफॉर्मेशन। यानी वो जो डेटा आपके दोस्त ने लाके दिया था दैट इज द डेटा, और उस डेटा को जो प्रोसेस किया आपके दिमाग ने, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट निकला उससे आप कहोगे इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद मिलती है, और प्रोसेस होने से पहले क्या कहलाता है? वो डेटा कहलाता है। वो सही है। उम्मीद है डेटा एंड इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छी बात है, नहीं आए तो वो डेटा की वीडियो देख के यहाँ पे आना। ओके, नाउ आवर मेन टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, बिग डेटा क्या चीज है? देखो, बिग डेटा जो है जस्ट डेटा की तरह काम है डेटा ये भी, लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिग डेटा उस डेटा को कहते हैं दैट इज सो लार्ज, यानी बहुत बड़ा हो, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम, टाइम के साथ साथ बड़ी स्पीड में उसमें इजाफा होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो, एंड डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल है टू प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। उसको प्रोसेस करना ट्रेडिशनल मेथड के जरिए पॉसिबल नहीं है। देखें, पहले जो आपके दोस्त ने आपको डेटा दिया था, उस डेटा को आपने दिमाग में प्रोसेस करके अपना डिसीजन ले लिया, लेकिन ये डेटा इतना बड़ा है भाई कि वक्त के साथ साथ एक तो इसमें इजाफा होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा डेटा है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए नॉर्मल आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इसको प्रोसेस करने के लिए आपको स्पेशलाइज टूल चाहिए, सही, स्पेशल स्किल्स चाहिए। तो इस डेटा को हम कहेंगे बिग डेटा। ये डेटा आया कहां से, इसके बारे में काफी डिटेल के साथ मैं आपको अभी आने वाली स्लाइड्स में बताते जाऊंगा। ये डेटा आया कहां से? देखें, आज से 15, 20, 25 साल पहले किसी से पूछो ना, अगर किसी का कंप्यूटर था, वो बताएगा कि भाई हमारे जमाने के अंदर अगर किसी के पास 2 GB का हार्ड डिस्क होती थी, 4 GB का हार्ड डिस्क होती थी, हम बड़े खुश हुआ करते थे। क्यों? कि भाई उसमें तो जो है हम लोग अपना सारा काम कर लिया करते थे और सारा काम सेव करते थे, फिर वो बहुत जगह बच जाती थी। भाई उस जमाने के अंदर सॉफ्टवेयर क्या थे? उस जमाने के अंदर तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, सिर्फ डॉस पे काम करते लोग, डॉस पे गेम खेला करते थे, और डॉस पे कुछ टाइपिंग के सॉफ्टवेयर होते थे, बस वही डेटा सेव कर लिया करते थे वो लोग। लेकिन फिर क्या हुआ, आने वाले वक्तों के अंदर फेसबुक आ गई, गूगल आ गया, यूट्यूब आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के वीडियोस में एकेडमी की साइट पे बना के डाल चुका हूं, उसको लाजमी देख लेना। तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट आ गए, अब इन सारे कॉन्सेप्ट के आने से हुआ क्या, वो राइट पे नजर आ रहा है आपको क्या हुआ।
इससे ये हुआ भाई कि अब जो लोगों जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती रहती है उन्होंने अंदाजा लगाया है, एक एस्टिमेशन दी, ये फिगर ज्यादा भी हो सकती है कि जनाब हर मिनट के अंदर, 1 मिनट की बात कर रहे हैं, ये खाली हर मिनट के अंदर लोग 98,000 ट्वीट करते हैं, 6,95,000 स्टेटस अपडेट करते हैं फेसबुक के ऊपर, 11 मिलियन पीपल जो है मैसेजेस करते हैं गूगल के ऊपर, 6,98,000 सर्चेज होती है 1 मिनट के अंदर, 168 मिलियन प्लस जो है ईमेल्स की जाती हैं 1 मिनट के अंदर। तो भाई 1 मिनट का यह हाल है, 24 घंटे में क्या करते होंगे लोग, लोग जो हैं 30 दिनों के अंदर क्या करते होंगे, बल्कि जब से 15, 20, 25 साल जब से ये सारी एप्लीकेशन आई हैं, कितना डेटा जमा हो गया होगा अब तक। इस डेटा को हम कहेंगे ये बिग डेटा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा भी है, वक्त के साथ साथ तेजी से इसमें इजाफा भी होता जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स डेटा भी है। तो यह है बिग डेटा। असल में बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बिग डेटा किसे कहते हैं, जिसे आपसे पूछे भाई कार किसे कहते हैं, तो आप बताओगे यार कार वो होती है जिसके 4 पहिए होते हैं, उसमें 3-4 बंदे बैठ जाते हैं, एक बंदा ड्राइव करता है, उसके 4 दरवाजे होते हैं, सब कार कहते हैं। यानी आपने उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता दी। तो भाई अगर मैं पूछूं भाई बिग डेटा क्या होता है, तो आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताओगे। उसकी करेक्टरिस्टिक्स 4 हैं, मेन करेक्टरिस्टिक्स 4 हैं। वॉल्यूम, पहली करेक्टरिस्टिक्स, यानी उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, एक्साबाइट के अंदर उसका वॉल्यूम होता है, 1000 का वॉल्यूम है। अब एक्साबाइट कितना है, ये मैं कंप्यूटर सॉरी सलमान एकेडमी की साइट पे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, एक्साबाइट सब बता चुका हूं मैं, तो वहां पे जाके सुन लेना एक दफा। अच्छा, एक वॉल्यूम की करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेलोसिटी होती है इस डेटा के अंदर। वेलोसिटी से क्या मुराद है, यार इसका डेटा इन मोशन होता है, लोग मुसलसल अपडेट करते जा रहे हैं उस डेटा को, इस डेटा के अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लोग इस डेटा के ऊपर जो है मुसलसल कमेंट्स दिए जा रहे हैं, एडिशन हुई जा रही है, यानी ये डेटा स्टेबल नहीं है, रुकावा नहीं है, मुसलसल बढ़ा जा रहा है, लोग अपलोड कर रहे हैं, लोग डाउनलोड कर रहे हैं, यानी कि इस डेटा के अंदर तेजी से इजाफा होता जा रहा है, मूवेबल डेटा है ये, डेटा इन मोशन है ये, इसे हम कहेंगे बिग डेटा है ये। वैरायटी, इस डेटा के अंदर मल्टीपल टाइप्स के फॉर्मेट हैं, इस डेटा के अंदर वीडियोस भी हैं, इस डेटा के अंदर जो है पिक्चर्स भी हैं, इस डेटा के अंदर वॉइस मैसेजेस भी हैं, इस डेटा के अंदर टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, यानी मल्टीपल फॉर्मेट का डेटा है ये, उसे भी हम कहेंगे बिग डेटा। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज है, ये डेटा जो है ट्रस्टेड सोर्सेज से भी आ रहा है और अनट्रस्टेड सोर्सेज से भी आ रहा है। आपको पता है इंटरनेट के ऊपर कोई भी बंदा जो है कोई भी बात लिख के डाल देता है, फेसबुक पे कोई बंदा कोई भी पोस्ट लिख के डाल देता है, जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि यार फेसबुक पे हर बात पे बिलीव नहीं कर लिया करो। तो हमें पता ही नहीं है कि यार ट्रस्टेड सोर्स है अनट्रस्टेड, लेकिन बाल डेटा तो है, वो डाल दिया किसी बंदे ने, लेकिन वो बाल डेटा में शुमार होगा वो भी। तो यानी बिग डेटा की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी एंड वेलोसिटी। बिग डेटा की 2 टाइप्स हैं, एक होता है स्ट्रक्चर डेटा और एक होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या है, स्ट्रक्चर डेटा से मुराद वो डेटा होता है जो कि किसी खास फॉर्मेट में होता है। मिसाल के तौर पे स्कूल के अंदर जो स्कूल के बच्चों का डेटा होता है एक खास फॉर्मेट में होता है। आप किसी बच्चे का जीआर नंबर या क्लास रोल नंबर की मदद से आप उस बच्चे का सारा डेटा निकाल सकते हो, सही है। नादरा का डेटा हो गया, नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी जो है, यानी किसी के एनआईसी नंबर डाल के पूरी डिटेल निकाल लोगे उसकी फैमिली की, या कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज का डेटा हो गया, एम्प्लॉय नंबर डाल के उसकी पूरी डिटेल निकाल लोगे। ये स्ट्रक्चर डेटा किसी खास स्ट्रक्चर के अंदर सेव है, उसको सर्च करना, उसको प्रोसेस करना, उसको एनालाइज करना आसान काम है, इसे हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर डेटा है। एक होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, यार मैंने जिस तरह भी बात कही कि हर मिनट के अंदर हजारों लोग ट्वीट कर रहे हैं, हजारों लोग लाखों लोग फेसबुक पे अपना स्टेटस डाल रहे हैं, कोई पिक्चर डाल रहा है, कोई मूवी डाल रहा है, कोई किसी टॉपिक पे डाल रहा है, कोई किसी टॉपिक पे डाल रहा है, कोई ईमेल कर रहा है, कोई मैसेजेस कर रहा है, या ये सारा डेटा जो है विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी फॉर्मेट, कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के पता ही नहीं है, ये डिसाइडेड नहीं है कि एक बंदा बैठे बैठे कोई पिक्चर डाल रहा है, थोड़ी बात उसका दिल चाह के फेसबुक पे अपना ये कोई राइटिंग में कमेंट करना शुरू कर दे, फिर उसका दिल चाह के यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना शुरू कर दे, फिर उसका दिल चाह के इंस्टाग्राम पे जाके अपनी पिक्चर डालना शुरू कर दे। यानी कोई खास पैटर्न नहीं है, कोई खास डिजाइन नहीं है, सही है। तो ये सारे कहलाता है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करना, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, और दुनिया के अंदर जितना जो बिग डेटा जमा होता जा रहा है ना ये सालों से, उसके अंदर शायद
10 से 20% मैक्सिमम डेटा जो है वो स्ट्रक्चर डेटा, अदरवाइज 80 to 90% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो आप सोच लो उसको प्रोसेस करना, उससे रिजल्ट निकालना, उससे इंफॉर्मेशन गेट करना कितना मुश्किल काम है। ये जो सारा दुनिया का डेटा जमा हो रहा है ना, ये बड़ा कीमती है। ये कीमती किस लिहाज से है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अब आप बोलोगे इस डेटा से करना है क्या, इससे फायदा क्या हुआ? या दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इस डेटा को खरीदने के लिए लाखों डॉलर पे करती हैं। लास्ट टाइम याद है वो फेसबुक के ऊपर केस चला था कि फेसबुक ने अपने कस्टमर का डेटा दुनिया के अंदर आउट लीक कर दिया है, तो क्या ना उसको कुछ जुर्माना वगैरह हुआ। तो यार इससे फायदा क्या हुआ फेसबुक को? फायदा है अगर इन केस आप सोच लो कि अगर इन केस उन्होंने डेटा लीक किया हुआ है तो भाई उस डेटा से कंपनीज बड़ा फायदा उठाती हैं। क्या फायदा उठाती हैं? लेट सपोज अगर फेसबुक ने पाकिस्तानी कस्टमर का डेटा लीक कर दिया तो उनको पता चल जाएगा दुनिया को कि भाई पाकिस्तानी लोग जो हैं किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, किस चीज को नापसंद करते हैं, खाने में क्या चीज। इसलिए कि देखो फेसबुक पे सब पता चल रहा होता है कि भाई लोग किस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, किस मूवी पे ज्यादा बातें कर रहे हैं। सही है, बाहर वाली कंपनीज को पता चल जाएगा। जब उनको पता चल जाएगा वो उसकी बेसिस पे कोई नहीं, उनको पता चलेगा हाँ यार ये इस प्रोडक्ट में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो प्रोडक्ट बना के पाकिस्तान में लॉन्च कर देंगे वो। तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा नंबर वन। या उनको मार्केटिंग कैंपेन करनी हो, अच्छा भाई कराची के लोगों को ये चीज ही ज्यादा पसंद है, चलो भाई कराची के अंदर इस चीज की मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, अपनी यारी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। यानी उसको डेटा को रीड करने के बाद वो सारे एनालाइज करके जो है अपने रिजल्ट बना सकते हैं। इंप्रूव हेल्थ केयर, पता चल जाएगा हाँ भाई ये बीमारी यहाँ पे ज्यादा आम है, लोगों के अंदर ये बीमारी ज्यादा फैली हुई है, चलो भाई इसकी मेडिसिन बना के यहाँ पे डाल दो। सही है। ये जो डेटा जो होता है ना, ये सारा बिग डेटा जो एनालाइज करते हैं, ज्यादा देखो इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। और बता रहे हैं 48% डेटा इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, 45% डेटा इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, 30% ये सारे के सारे मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर ये डेटा को इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के बाद इनसे फिर ये सारे काम लिए जाते हैं। यानी बिग डेटा का जिसे कहते हैं बहुत बड़ा इस्तेमाल आजकल की दुनिया के अंदर सामने आता जा रहा है। अब जो ये बिग डेटा जमा हो गया पूरी दुनिया से भाई, इसके साथ मल्टीपल चैलेंजेस भी आपके पास हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं? या जब ये बिग डेटा जमा हुआ है इसको सिक्योरिटी कैसे, इसको सिक्योर कैसे करें, इसको स्टोर कहाँ पे करें? मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने आपको डेटा सेंटर के ऊपर कि फेसबुक के बड़े बड़े डेटा सेंटर बने हुए हैं, गूगल के बड़े बड़े डेटा सेंटर बने हुए हैं, नेटफ्लिक्स के डेटा सेंटर बने हुए हैं, अमेजोन के डेटा सेंटर बने हुए हैं। तो यार ये लोग सारा डेटा अपने पास सेव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं ये लोग। तो भाई मिलियन एंड बिलियंस कॉस्ट आती है एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए। तो कॉस्ट का बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर, डेटा की सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर, डेटा के स्टोरेज का बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर, डेटा की ट्रांसमिशन का बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर, डेटा की अवेलेबिलिटी की जरूरत के वक्त डेटा को एनालाइज जरूरत के वक्त हमें डेटा मिल जाए, अवेलेबिलिटी उसका बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर, डेटा को प्रोसेस करने का बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर क्योंकि इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करना आसान काम नहीं है, डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करना ये बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर। यानी वक्त के साथ साथ ये सारे चैलेंजेस सामने आते जा रहे हैं। और वो फील्ड, साइंस की वो फील्ड जो कि इन सारे चैलेंजेस पे काम करते हुए बिग डेटा के साथ डील कर रही है, उससे हम कहते हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस एक न्यू फील्ड है जो कि बिग डेटा को देखते हुए बनी है और उसके अंदर ये इसी डेटा, सिर्फ डेटा को स्टडी किया जाता है। ये डेटा साइंस है। यानी डेटा साइंस इज अ फील्ड टू डील विद रॉ डेटा, यानी डेटा जो रॉ डेटा जो दुनिया के अंदर पूरा जमा हुआ है, फेसबुक से, गूगल से, नेटफ्लिक्स से, ट्विटर से, पता नहीं इंस्टाग्राम कहाँ डेटा जमा हुआ, उसको अपने पास एनालाइज करती है, मुख्तलिफ एल्गोरिथम उसमें अप्लाई करती है। मशीन लर्निंग मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बताया था कि भाई सारे उसको प्रोसेस किए जाते हैं और मतलब काफी सिक्योरिटी की जाती है, इसकी स्टोरेज की जाती है, सारा का सारा काम कौन करती है? ये डेटा साइंस करती है ये। अच्छा, डेटा एनालाइज की हमने बात की, डेटा एनालाइज होता क्या है? देखो डेटा एनालाइज ये होता है कि डेटा से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन गेट करना। मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है, उसने सर्वे किया, डेटा मिला, या उसने कहीं किसी कंपनी से डेटा चुरा लिया या कहीं से परचेज कर लिया डेटा, डेटा लेने के बाद उसको एनालाइज किया, उससे क्या क्या फायदे ले सकती है? फायदे ये ले सकती है भाई कि मैंने जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है वो लॉन्च करना बेहतर है या नहीं है, या किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट लॉन्च करूं, इससे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं मैं, अपनी कॉस्ट बचा सकता हूं मैं।
कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करूं, कौन सी नहीं करूं, कौन सी सर्विस लॉन्च करनी, कौन सी नहीं करनी, ये भी मैं डिसीजन ले सकता हूं। या कब लॉन्च करनी है, किस तरह लॉन्च करनी है, यानी ये सारे काम हम लोग डेटा को एनालाइज करके कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस, यानी अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन निकालना। अब ये बिग डेटा को डेटा एनालाइज करना होता है, इसके लिए मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सारे के सारे टूल डेटा साइंस की फील्ड के अंदर अप्लाई होते हैं। यानी इन सारे टूल को आप, जो लोग डेटा साइंस की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आने वाले दिनों के अंदर डेटा साइंस समझो कि एक बहुत ही अच्छी फील्ड बन जाएगी, काफी जॉब इसमें क्रिएट होंगी। क्यों? क्योंकि तमाम, बल्कि पूरी दुनिया को हर फील्ड के अंदर, बैंकिंग सेक्टर हो, बल्कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखें, बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हो, हर जगह पे डेटा एनालाइज करने की जरूरत पड़ रही है ताकि लोगों को नई नई सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, नई नई इन्वेंशंस की जाए, उनकी हेल्थ केयर पे बात की जाए। तो हर फील्ड के अंदर डेटा साइंस वालों की जरूरत है, यानी डेटा साइंस का बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले दिनों के अंदर। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर पसंद आई है तो academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाके अपना यहाँ पर राइट हैंड पे देखिएगा, नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सबमिट करवा दिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो बाय नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फेसबुक के पेज को भी लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे देखें सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। ओके जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।